हाँ जी, वेलकम टू पंजाब PCS फ्री कोर्स पॉलिटी कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ 10 o'clock ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਨਵਰਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਸਵੈਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ, नो AC नो नथिंग इज राइट नाउ वर्किंग, बट एनीवेज लेट्स सी, कोई गल नहीं। तो कल तो फिर मंडे तो थोड़ी इकोनॉमी स्टार्ट है तो ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿਟੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਚ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਬਜਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। बजट की होता है, सिंपल सा टॉपिक। बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्स। तो वो होता है ना आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर वो एक ब्राउन से कलर का बैग लेके आ रहे होते हैं, दैट उसके अंदर लिखा होता है सारा कि कितने पैसे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे कहाँ पे जाएंगे, दैट इज बजट। आपकी किताबों में ना बहुत सारी चीज़ों को बड़ा इकोनॉमी और पॉलिटी मिक्स करके लिखा हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ कि हम सिर्फ 2 मिनट लगा के पहले ये देख लें किताबों में कैसे लिखा हुआ है, फिर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं। बहुत आसान टॉपिक है बजट, सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है, कॉमन सेंस बेस्ड है सारा का सारा। एक बार हम जल्दी से वैसे नजर मार लेते हैं कि क्या भाषा में क्या क्या लिखा हुआ होता है। किताबों में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, ways and means to raise the revenue, estimates of expenditures, detail of actual receipt and blah 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 blah, ठीक है जी। रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, इन सब से रिलेटेड जो बातें हैं वो बजट में लिखी होती हैं। अभी मैं इसको देसी भाषा में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एक बार, क्विकली लेट्स गो थ्रू दैट। उसके बाद पहले हमारे पास में 2 रेलवे बजट होते थे, 2 बजट्स होते थे। एक बजट आता था हमारा जनरल बजट जो आम बजट है, उससे एक दिन पहले रेलवेज का बजट आया करता था। रेलवे मंत्रालय होना किसी भी मिनिस्टर के पास बहुत बड़ी बात होती थी, बिकॉज एक दिन पहले बंदा खड़ा है, जो भी आपका रेलवे मिनिस्टर है, मान लो लालू प्रसाद यादव जी होते थे जैसे, वो खड़े हैं और उन्होंने अपना रेलवे बजट सुना रहे हैं, पूरा इंडिया सुन रहा है उसको, सारा हाउस सुन रहा है। तो उससे क्या होता था, एक ना जो मिनिस्टर है उसको एक नेशनल स्टैचर मिलता था, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेचर स्ट्रांग हो जाता था उनका। पहले ऐसे अलग अलग तरीके से होता था बजट, एक्टन वो ब्रिटिश लोग करके गए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने अब इनको मर्ज कर दिया, अब एक ही बजट आता है आपका, ठीक है। 2017 ऑनवर्ड्स ये सेपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया जनरल बजट को। कब से? एक्वर्थ कमेटी थी 1921 में जिसने सेपरेशन की थी, मोदी जी ने सेपरेशन को खत्म कर दिया। अब यार इसमें कल 1-2 बच्चे बोल रहे थे कि प्रॉबेबली बिकॉज आई एम सेइंग मोदी जी एंड मनमोहन सिंह जी एंड दिस एंड दैट, कि भी यार ये आपके पॉलिटिकल व्यूज एंड ऑल दैट। मैं तो रिपीटेडली बोल चुका हूँ भाई, आपको ये अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे की क्लास, 10 दिन की क्लास में आप मेरे पॉलिटिकल व्यूज जान लोगे, तो ना मैं बता पाऊंगा ना आप जान पाओगे। कोई एक आधी बात अगर हम सब्जेक्टिव बोलते हैं इग्नोर कर दिया करो, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अब मुझे पता नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि ना बताऊँ, पर चलो बता ही देता हूँ। इसमें ना कोई, मैं बच्चे क्या बोलते हैं, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। मीडिया के साथ में भी ये प्रॉब्लम हो रही है 2014 से। जब 2014 का मोदी जी का चुनाव था ना, उस समय ना बहुत ज़्यादा एक आम आदमी, एक बहुत बड़ा जो भी कोई एक तबका है, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया भी क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रांग होने लग गया, लोग भी हो गए और एक्टिव होने लगे। और उससे कुछ टाइम पहले ना अन्ना हजारे की मूवमेंट चली, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोकपाल बिल की, यूथ भी कनेक्टेड है। उससे पहले शायद ऐसी मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जयप्रकाश नारायण जी के टाइम पे हुई होगी या मंडल कमंडल की राजनीति के टाइम पे हुई होगी। तो इस तरह से ना ऐसा हो गया। तो अब क्या है, बड़े सारे रिपोर्टर्स हैं, वो रिपोर्टर्स ना मोदी गवर्नमेंट जो राइट नाउ गवर्नमेंट है उसको ना बहुत स्ट्रांगली सवाल पूछते हैं, बड़े कड़े सवाल पूछते हैं। तो लोग जिन्होंने 2014 के बाद में ही जिन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टार्ट हो गया उनकी, वो 2 मिनट में बोल देते हैं अच्छा ये रिपोर्टर ना कांग्रेस ही होगा। बट अगर आप देखोगे ना, यही रिपोर्टर 2014 से पहले ये इसी तरह से, इसी शिद्दत से कांग्रेस से वही सवाल पूछ रहा था, तब वो बीजेपी का थोड़ी था। अब यहां से मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि JS मिल का एक आइडिया है जिसको मैं आपको अदरवाइज थोड़ा एक्सटेंड करके बता रहा हूं। रिपोर्टर्स जो मीडिया है या फिर
जो मेरे हिसाब से जो पॉलिटी पढ़ाने वाले टीचर हैं, इनको पता कैसे साउंड करना चाहिए, जैसे कि ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, सर एंटी नेशनल नहीं पर प्रो गवर्नमेंट नहीं, ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, सरकार की एक एक चीज के ऊपर, ठीक है, ये सवाल उठाएं, ये अच्छा है, दाग अच्छे हैं, ये अगर सवाल उठाएंगे तो सरकार को हमेशा पता होगा कि यार हमारे जो डेमोक्रेसी में सरकार को हमेशा पता होगा कि हम जो भी कर रहे हैं ना उसकी एक आंसरेबिलिटी बनती है, मीडिया उठाएगा, ये उठाएंगे। मैं लेकिन पोस्ट ट्रुथ पे नहीं जा रहा कि सरकार ने कुछ भी बोल दिया हमने मान लिया, पहले ही बोल दिया, या फिर मीडिया ने भी अपनी नैरेटिव क्रिएट कर दिया, टीचर्स ने अपने नैरेटिव क्रिएट कर दिए, पर हल्का सा अदरवाइज क्रिटिकल होना सरकार को लेके मीडिया और टीचर्स के लिए जरूरी है। बट ये कौन से टीचर्स जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, मान लो पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके, अगेन दे डोंट हैव टू टर्न the students anti particular political regime, but over the idea of state कि सरकार जो भी कर रही है उसको लेके हम क्वेश्चन मार्क उठा के रखें। ये क्यों? क्योंकि जीएस मिल बोलता है, कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है ताकि हमेशा सरकार को, नॉट बीजेपी या कांग्रेस को, सरकार को ये पता हो कि सिटीजन अवेयर है। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से पावर स्ट्रक्चर सिटीजन से उठा के और एक डिक्टेटोरियल रिजीम बना दी। थ्योरी करेंगे अगले हफ्ते, तो हम इसमें और डिस्कशन करेंगे। ये वाले टीचर्स को, यार मैं आपको ना यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एसडीएम का पेपर, डीएसपी का पेपर, मैं आपको कैसे उस टोन में बहुत ज्यादा पढ़ा दूं जहां पे मैं सरकार को यार ये भी चोर हैं, वो भी चोर हैं, ये भी ऐसे, वो भी ऐसे, मैं कर ही नहीं सकता, ना मैं करना चाहता। हमें तो आपको एक नपा तुला सा आंसर देना है और जो चैलेंजेस हैं उनको चैलेंजेस की तरह पेश कर देना, बात खत्म कर देनी है। ये जैसे अब यहीं पे लगा लो, ये रेलवे बजट की बात हो रही है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी हुई थी ममता बनर्जी की सपोर्ट से। ममता बनर्जी का एक बंदा था, थोड़ा प्रोग्रेसिव बंदा माना जाता है, आई थिंक दीपक नाम है उनका, ठीक है, वो रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्होंने ना 50-50 पैसे रेट बढ़ा दिया, 50 पैसे, 1 रुपया मैक्सिमम, इतना रेट बढ़ा दिया रेलवेज के किराए का। रेलवे मिनिस्टर था अगला, उसने बढ़ा दिया, पढ़ा लिखा बंदा था, एमबीए वगैरह कर रखी थी, उसको लगा कि यार अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस सब्सिडाइजेशन करते हैं। ये आपको इकोनॉमी में भी आ सकता है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, ए टू बी, रेलवे आपसे कम पैसे ले पाता है, क्योंकि मतलब वन ऑफ द रीजंस इज कि जब माल गाड़ियां चलती हैं ए जगह से बी जगह पे, यहां पे ज्यादा पैसे ले लेते हैं और इधर फिर सब्सिडाइज कर देते हैं उसको, ताकि लोगों का ट्रैवल सस्ता रहे। लेकिन ये माल गाड़ियों में जो सामान जा रहा है वो भी तो आप ही के लिए जा रहा है, तो उतनी आपकी वैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो यहां से पैसे उठा के यहां कर दिए, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेलवेज में, तो साहब ने 50 पैसे रेट बढ़ा दिया। एक दिन पहले, जनरल बजट से पहले, मनमोहन सिंह जी खड़े हुए, मनमोहन सिंह जी बोलते कि वाह जी वाह, क्या शानदार बजट है, कितना प्रोग्रेसिव बजट है, कितना बढ़िया चीज है, रेलवेज का बहुत उद्धार होगा। ममता बनर्जी बिफर गई, वो उसको लगा कि यार ये क्या रेट बढ़ा दिया, और हम तो वैसे ही कम्युनिस्ट टाइप स्टेट से आते हैं और लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसी दिन ममता बनर्जी ने शोर मचा के अपना ये रेलवे मिनिस्टर चेंज करवाया, इसकी जगह पे आई थिंक मुकुल रॉय को रेलवे मिनिस्टर बनाया। अगले दिन ये सारे के सारे जो रेट इंक्रीज किए गए थे ये वापस कर दिए गए। ये 4th फेल आई थिंक, माइंड यू। अगले दिन ये सारे वापस कर दिए गए। मनमोहन सिंह जी खड़े हुए बोलते वाह जी वाह, क्या शानदार बजट है, कितना प्रोग्रेसिव बजट है, लोगों को कितना फायदा होगा। नाउ दिस इज समथिंग जो किसी भी, अब ये सिर्फ मनमोहन सिंह जी के लिए ट्रू थोड़ी है, ये किसी के लिए भी ट्रू हो सकता था जो कोalition सरकार बना रहा है। तो इस तरह से अब मैं आपको ये किस्सा बता रहा हूं, पर मैं आपको नहीं बोल रहा इसलिए यू हेट मनमोहन सिंह और यू लव मनमोहन सिंह, पर इससे वो चीज होती है जो राहुल शर्मा बोल रहा था कि कोalition ना डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे कोalition डेमोक्रेसी को बहुत वीक कर देते हैं, बहुत ज्यादा वीक कर सकते हैं। हाँ, इंक्लूसिवनेस कोalition में हो सकती है, पर आपकी डेमोक्रेसी पार्टी पॉलिटिक्स से हाईजैक हो सकती है, ठीक है। तो अपने को आइडिया समझने हैं इवेंट्स के थ्रू। ये इवेंट है कोई, इसमें पढ़े बिना इसके पीछे का आइडिया क्या है जो मेरे को GS2 में आ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ कोalition पॉलिटिक्स ऑन पब्लिक पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ कोalition पॉलिटिक्स ऑन लेट्स से नॉर्मल डेमोक्रेटिक ईथोस एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें हम करेंगे आगे। कमिंग बैक टू दिस बजट थिंग, बजट में एक बार भारी भरकम वर्ड देके बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि कहता क्या बजट। पहली चीज ये जी, कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी में आई हुई है, ये याद रखनी है आपने। वैसे भी प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर
cause to be laid before both houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditure of government of India for that year. ठीक, estimated receipts and expenditure of government of India for that year. कौन, who causes it to be laid before both the houses? President and not finance minister. राष्ट्रपति जी के काइंड ऑफ मोटिवेशन से फाइनेंस मिनिस्टर जी आके आपको बजट रखते हैं। ये एज इट इज स्टेटमेंट आई हुई है, अगेन आपने याद रखनी है। और आज आपने मेरी स्वेटिंग इग्नोर करनी है क्योंकि बिना किसी पंखे एसी के पढ़ा रहे हैं। नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। चलो ये सारी चीजें ना हम आपको नोट्स में देंगे, आप एक बार वापस आओ और एक बार आप सिंपल वर्ड्स में सुनो होता क्या है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, हमारा कोई भी ईयर चल रहा है, उस ईयर में आपके पास में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं, मान लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज को पैसे चाहिए अपना सिस्टम चलाने के लिए। तो ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर को, मान लो अगेन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस टाइप से, फाइनेंस मिनिस्टर को बोलती हैं कि यार ये अपने को, मेरी ये डिमांड है, मेरी इतनी डिमांड है, मेरी इतनी डिमांड है। सबने अपनी डिमांड्स लिख के दे दी, 100 करोड़ रुपए लेट्स से ईच। इस तरह से आपके 50 मिनिस्ट्रीज हैं, तो ये 50 करोड़ 500 करोड़ रुपए हो गए, 5000 करोड़ रुपए, बेगर पार्डन, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिमांड आ गई फॉर ग्रांट, ठीक है, क्लियर, इतना हमें पैसा चाहिए होगा। सिमिलरली यही फाइनेंस मिनिस्टर के पास में रिसीट्स का भी आइडिया होगा कि इतने पैसे मुझे यहाँ से आएंगे, इतने पैसे मुझे यहाँ से आएंगे, इतने यहाँ से आएंगे, इतने यहाँ से आएंगे, इतने यहाँ से आएंगे। तो एक एस्टिमेट भी रहेगा कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने मेरे को खर्चे करने हैं। बस ये कलेक्शन ऑफ दिस एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, इन्हीं सबको अगर आप मिला लो तो आपका बजट बन जाता है सिंपलेस्ट वर्ड में, एक सिंगल डॉक्यूमेंट डूइंग ऑल ऑफ इट। ठीक बात। तो ये बजट जो है, अब फाइनेंस मिनिस्टर जी आके बोलते हैं कि इतने पैसे, जब आते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इंडस्ट्रीज के लिए इतना कर दिया, ऐसे वाली बातें बोली जाती हैं। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि मैंने एग्रीकल्चर के लिए 7000 करोड़ रुपए निकाले, इसका मतलब क्या है, ये 7000 करोड़ रुपए आज फाइनेंस मिनिस्टर हाउस से मांग रहे हैं कि यार एग्रीकल्चर वालों ने मुझसे 7000 करोड़ रुपए मांगे, मैंने उनके लिए 7000 करोड़ रुपए उनको निकाल दिया, उनको देना चाहता हूं मैं। ये आप क्या इस चीज को लेके हाउस ओके है? ऑफ कोर्स, हाउस में उनकी सरकार है, लोकसभा में क्या लोकसभा ओके है? तो वोटिंग होती है, वोटिंग में उनका बिल पास हो जाता है, तो इसको मिल जाते हैं 7000 करोड़ रुपए। अब जब डिमांड वोटिंग करा के पास हो गई तो ये क्या बन गई? ग्रांट। ठीक, डिमांड यहां पे रखी गई और ये बन गई ग्रांट। तो अब आपको थोड़ा समझ आया कि है क्या बजट पास होने का मतलब क्या है। सारे के सारे जितने भी हमारे पास खर्चे पॉसिबल हो सकते हैं, जितने हमारे पास पॉसिबल रिसीट्स आ सकती हैं, उनका लेखा जोखा बना के फाइनेंस मिनिस्टर जी आपको ये बोल रहे हैं कि इस मिनिस्टर को मैं इतने देना चाह रहा हूं, इतने देना चाह रहा हूं, इतने देना चाह रहा हूं। वो सब क्यों देना चाह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर जी? मांगे जा रहे होंगे, कुछ आइडियाज लगे होंगे, कुछ प्रोग्राम्स चल रहे होंगे। अब यहाँ पे ही ये सारी बात बनती है कि मान लो माइनॉरिटी अफेयर्स को ये बोलते हैं कि इनको मैं ना 5 रुपए दे रहा हूँ। इसी चीज का फिर शोर मचता है कि यार इस बार बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ स्कॉलरशिप चलानी चाहिए थी इनको, उन बच्चों के लिए जो मान लो पर्टिकुलर माइनॉरिटी से आ रहे हैं, या सिमिलरली यूथ अफेयर्स के लिए कुछ नहीं था तो यंगस्टर्स के लिए कुछ भत्ते लॉन्च करने चाहिए थे, कुछ भी ऐसा। तो दिस इज हाउ अ टिपिकल बजट इज पास्ड। ये तो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बेसिक सा हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं यही कि आपके पास कितनी रिसीट्स होंगी, आपके पास रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स। इसमें ना मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, यहाँ पे आपको अभिषेक सर कराएंगे डिटेल में रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। आप यहाँ पे जो मैंने पिछले पेज पे बोला आप उतना मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज हम आगे और देखते हैं, ये क्या है कि अ मनी बिल और अ फाइनेंस बिल डीलिंग विद द टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। इन एनी केस जो हमारा बजट है वो तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में ही उसने पास होना उसका जरूरी है। राज्यसभा तो उसके लिए क्या ही कर लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, वो अगर बोल भी दे 14 दिन हो गए कुछ नहीं कर रही तो भी बिल पास ही माना जाएगा। अब
इसमें आप एक चीज और समझो, 2-3 चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत जरूरी। पहली तो है बजट शैल सेपरेटली शो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये फैक्ट आपको समझना है, इससे आपकी लाइफ बहुत इजी होगी। दूसरा, बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स। अब इसको देख लो भाई एक बार आराम से। हम अपने खर्चे जो होते हैं कंट्री के, उनको ना बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉलिटी में मैं उसमें जाने के बजाय, पॉलिटी में हम 2 पार्ट्स में खर्चों को डिवाइड करते हैं। पहला है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब एक बच्चा बार बार पूछा था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। अगर आपको मान लो आप कोई लेक्चर देख रहे हो बहुत बड़ा, मैंने आपको बोल रखा है कि यार आगे जाके आएगा, लेकिन अगर आपको वो बार बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो गूगल कर लिया करो, 1 मिनट लगेगा, आपको सामने एक डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है। दूसरा है मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आपने चार्ज अपॉन एक जगह पहले भी पढ़ा होगा, जब मैंने आपको बोला किसी भी ऑफिस को इंडिपेंडेंस देनी है तो आप एक तो क्या कर देते हो, आप बोलते हो कि दिस ऑफिस में क्या रहेगा, ही शैल नॉट होल्ड द ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगी, बंदे को ये नहीं है कि जब मन किया हटा दिया। दूसरी चीज हम क्या बोलते हैं कि द एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ इसका? बजट जब आता है, जैसे मैंने आपको सिखाया कि वो मंत्री जी बोलते हैं कि इतने पैसे हम इसको देना चाहते हैं, इतने पैसे हम इसको देना चाहते हैं, उस पे वोटिंग होती है, एटलीस्ट इन थ्योरी उस पे वोटिंग होती है। मान लो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं ना इसरो को एक नया मिशन लेके आना है, हमने बूट्स ऑन द मून। ठीक है, बूट्स ऑन मून। इस मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। अब इस पे ना वोटिंग होगी, हो सकता है कांग्रेस ये बोले कि यार कोरोना हुआ, इतनी मतलब वो हो रही है, पॉवर्टी आ रही है, मून पे बाद में चलेंगे, पहले जो लोग आम सड़कों पे घूम रहे हैं इनको बूट्स दे दो। इस पे वोटिंग हो सकती है, सरकार मान सकती है, सरकार नहीं मान सकती है। वो बोल सकते हैं चलो एक काम करो, इसको अभी इस साल 3,000 कर दो, अगले साल 8,000 कर देना, या ये भी बोल सकते हैं इसको बंद करो, ये फालतू की चीजों को, कुछ भी हो सकता है। ये वाला जो एक्सपेंडिचर है, ये इस पे वोटिंग हो सकती है। वो वाला एक्सपेंडिचर जिस पे वोटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड, आपने पूरे साल में कुछ कमाई की, आपने पूरे साल में कुछ खर्चे किए, उन खर्चों में से मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है, अब सैलरी तो देनी ही देनी है, बाकियों के भी इस तरह के खर्चे जो आपके होने ही होने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सैलरी है मान लो, या फिर सीएजी की सैलरी है, अब ये वाले खर्चे तो देने ही देने हैं ना। आप ये तो नहीं बोलोगे कि चलो यार इसमें वोटिंग करा लो, इस साल सीएजी को सैलरी दे के ना दे। तो वो वाले खर्चे जिन पे वोटिंग नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब भी किसी खर्चे को चार्ज अपॉन में डाला हुआ है, अब कौन सा खर्चा चार्ज अपॉन होगा, कौन सा मिड फ्रॉम होगा, पहले तो आप ये कॉमन सेंस से लगाओ कि जो जुडिशरी की सैलरीज हैं, हमारे बड़े डिग्निटरीज की सैलरीज हैं, या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जिसकी इंडिपेंडेंस ट्रू वो रहनी चाहिए, इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो चार्ज अपॉन होगा। कोई भी ऐसे प्रोग्राम जिनमें कम ज्यादा हो सकता है, मान लो आपने एमजी नरेगा के पैसे बढ़ाने हैं या कम करने हैं, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि अरे तो चार्ज अपॉन रखो, मेड फ्रॉम हेयर। कोई भी पॉलिसी है, जननी मातृत्व सहयोग योजना, कोई भी योजना, मेड फ्रॉम। कोई सरकार कितना अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, वो इसी पे डिपेंड करेगा यहाँ पे कि उसके मेड फ्रॉम जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर हैं जो उसने दिखाए हैं बजट में, वो कितने प्रो पीपल है, कितने ऑल इंक्लूसिव है। ठीक बात। अब यहाँ पे आगे अब आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। तो इसमें अगेन अभी के लिए बस सिर्फ अगले 10 मिनट के लिए आप यहाँ पे रुक जाओ कि कंसोलिडेटेड जो सबको अपने अंदर समा के रखे है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब सबसे मेन फंड इंडिया का, सारे फंड्स यहाँ से पैसे पाते हैं, सारी मिनिस्ट्रीज इधर से उन सबको पैसे जाते हैं और यहाँ से फिर वो अपना काम चलाते हैं। सारी मिनिस्ट्रीज लगा लो आप, आपकी ABCD, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, जिस फंड ऑफ फंड्स जो है कंट्री का वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, चले आगे।
आई एम श्योर आपके मन में थोड़े थोड़े सवाल भी उठ रहे होंगे, काउंटर क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर किए जाएंगे इवेंचुअली। तो चार्ज एक्सपेंडिचर कौन सा है? नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, एंड डिस्कशन हो सकती है इसके ऊपर, पर वोटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके टाइप्स। अब इसमें आप नेक्स्ट चीज ऐड कर लो, मान लो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन ले रखा है जिसकी हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, किस्त पे करनी है। अब वो तो देनी ही देनी है ना, ऐसा तो नहीं है कि सरकार आई और आपने बोला वोटिंग करा लो यार इस बार बजट में कि हमने इंस्टॉलमेंट देनी है कि नहीं देनी। तो इस टाइप के जो खर्चे हैं जो सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो कंट्री के जो बेसिक स्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर है उस पे डिपेंड करते हैं, यूजुअली वो होते हैं हमारे चार्ज अपॉन। फॉर एग्जांपल डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कोई भी सरकार ने जजमेंट दे दी, मान लो हिंदुस्तान की सरकार है, मैंने उस पर केस किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बोलती है इस बंदे को भी, मैं भारत सरकार को बोलती हूँ इस बंदे को 18% इंटरेस्ट के हिसाब से इसके पैसे वापस किए जाएं, मैंने कोई इंडिया की पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था। अब वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोले मेरे 18% के हिसाब से मुझे मिलने चाहिए, कोई भी, वो तो देने ही देने हैं ना, नहीं तो ये थोड़ी बोलेंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फिर देखते हैं अभी जब होंगे। नो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इस तरह के या कोई भी ऐसा खर्चा जिसको पार्लियामेंट ही डिक्लेयर कर दे कि यार दीज एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन, तो वो हो जाएंगे हमारे पार्लियामेंट के ऊपर, वो हो गए चार्ज अपॉन। ये आपको समझ आना जरूरी है। इससे आपको ना आगे अभी क्या 1-2 क्लास के बाद ना मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करवाऊंगा, वहां पे आप समझोगे कि क्या बात बनी जब हम बोलते हैं कि इसके एक्सपेंडिचर जो है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। उससे क्या इंश्योर होता है कि कल को भाई आपकी सैलरी इंटैक्ट रहेगी, आप धड़ल्ले से इंडिपेंडेंटली काम करो। तो आपको समझ आ गया एक बेसिक सा बजट क्या इंक्लूड करेगा, पिछले साल आपके कहां कहां से आपके पैसे आए, मतलब इनकम्स आई आपकी पिछले साल। तो 1 रुपया जो भारत सरकार के पास आया उसमें से 20 पैसे कहाँ से आए, 30 पैसे कहाँ से आए, 20 कैसे आए, पूरा आपको ये बताया होगा। दूसरा, आपके एक्सपेंडिचर कहाँ हुए, आपकी एक्चुअल पिछले साल में कितने पैसे आए, कितने आपके एक्सपेंडिचर हुए। फिर अब आज जब आखिरी पहला दिन है फेब का, उस दिन सरकार बोल रही है कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तब हमारे क्या पॉसिबल खर्चे होंगे वो सरकार अपनी पॉलिसीज अनाउंस कर देती है। और इन खर्चों के लिए हमारे पास एस्टीमेट कितने पैसे आएंगे और कहां से आएंगे, ये चीज मोटा मोटा आपके पास में एक बजट ये चीजें कैरी करता है। पिछले साल हमारे यहां से पैसे इतने आए एक्चुअल, इतने हमने एक्सपेंडिचर किया, 1 रुपया जो इंडिया के पास आया उसमें से कितना हमें रेवेन्यू से आया, कितना इंस्टॉलमेंट से आया, कितना हमने लोन लिया बाहर से, कितना हमने किसी को लोन दे रखा था उसने हमें इंटरेस्ट पे किया, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई जाती हैं। ये आपके इकोनॉमी में टेस्ट होती हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो इसको तो बहुत डिटेल में आपको कराएंगे इकोनॉमी वाले सर, बजट की एक एक चीज। ठीक है, समझ आ गया। अब चार्ज अपॉन भी समझ आ गया, मेड फ्रॉम भी समझ आ गया। अब आता है बजट को पास करने का तरीका। बजट के पास होने में 6 स्टेजेस हैं, जस्ट सो यू, मतलब एटलीस्ट बोलने के लिए। पहला तो है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, दूसरा जनरल डिस्कशन, तीसरा स्क्रूटनी, चौथा वोटिंग, 5वां अप्रोप्रिएशन बिल और 6वां पासिंग। अब सिंपल सी चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंटेशन, तो हु कॉजेज इट टू बी लेड बिफोर द हाउस। ठीक है, खालसा कॉलेज वाले गेट लेड नहीं है गए थे, टू लेड बिफोर द हाउस है प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर। नाउ प्रेसिडेंट, एंड हु इज प्रेजेंटिंग बिफोर द हाउस, द फाइनेंस मिनिस्टर। ये आपने बस यही चीज याद रखनी है, यूपीएससी में आया था सवाल, बहुत बच्चों का गलत हुआ। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जी अपनी लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं। रिसेंटली कुछ साल पहले की बात है, चलो अब तो ईश्वर सबकी आत्मा को शांति दे, ऐसे ना अरुण जेटली जी ने बजट की स्पीच पढ़ी थी, और उसके कुछ दिनों बाद यशवंत सिन्हा जी एक बीजेपी के ही लीडर हैं जो थोड़े से नाखुश चल रहे हैं बीजेपी से, तो उनके बारे में अरुण जेटली जी ने बोल दिया कि यार अब ये इस उम्र में पता नहीं क्या चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो यशवंत सिन्हा जी ने बोला था कि सर 6 बजट पढ़े हैं अपनी लाइफ में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कहते जितने भी बजट पढ़े हैं सारे खड़े होकर पढ़े हैं, कभी बैठ के नहीं पढ़ा, तो उम्र पे बात मत करना। ठीक है, तो या स्पीच देते हैं, काफी लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी, बताते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं देश को लेके।
जब स्पीच खत्म हो जाती है फिर वो बजट राज्यसभा वालों को भी पहुंचा दिया जाता है कि लो भाई ये आया बजट। बजट लोकसभा में ही क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं। रीजन क्या था, 5 साल की वोटिंग के बाद हम एक टिपिकल वोटर कंट्री का अपनी कंट्री की ट्रेजरी का कंट्रोल किसको दे रहा है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इन अदर वर्ड्स कंट्री के पैसे का कंट्रोल किसके पास है, हमारे पास। जैसे हमारे चंडीगढ़ के लोगों को लगा कि हमारी जो पैसे हैं जो हम टैक्स पे करते हैं इसको बेस्ट कौन यूज कर सकता है, पार्लियामेंट में जाके किरण खेर जी, ठीक है, तो हम सब ने वोट डाल के वहां पे दे दिया। अब वो उस पैसे को उसके हिसाब से लॉज बनाएंगी, है ना, वोटिंग करेंगी। तो इसी तरह से पैसे का कंट्रोल हमारे पास या डायरेक्टली लोकसभा में दे दिया हमने। चलो जी, एट द एंड ऑफ स्पीच इन लोकसभा बजट इज लेड बिफोर राज्यसभा विच कैन ओनली डिस्कस इट विद नो पावर टू वोट। ऑफ कोर्स इस पे वी हैव एम्फसाइज्ड अपॉन इट इनफ, राज्यसभा डज नॉट हैव अ पावर टू वोट। अब आती है जनरल डिस्कशन, यहां पे होगी सही तू मैं। कुछ दिनों बाद जैसे ही बजट आएगा उसी दिन शाम को शुरू हो जाएंगे कि जो तो रूलिंग पार्टी है कि क्या बजट है, बेस्ट बजट आ गया, ऐसा तो कभी आया ही नहीं था। जो दूसरी पार्टी है वो बोलेगी इससे घटिया बजट कभी आया ही नहीं था। यहां से फिर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, 24/7 न्यूज में आएगा, दोनों हाउसेज में उसकी डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है, पूरे बजट के ऊपर डिस्कशन होती है। लेकिन यहाँ पे कोई मोशन नहीं पास होता ऐसे कि यार ये बजट घटिया है, इस बजट के खिलाफ हम ये बोलना चाहते हैं, इसमें अमाउंट कम करो, इस स्कीम के पैसे बढ़ाओ, इसके कम करो, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन होती है। फिर वो बजट चला जाता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के पास। ये क्या है, हम स्टैंडिंग अगला जो जैसे हमारा पार्लियामेंट खत्म हो रहा है हमारा अगला टॉपिक है कमिटीज। कल शायद नवदीप पूछ भी रही थी कि स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इन सब कमेटीज में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल फर्क है। कमेटीज के एक लेक्चर में आपको सारी समझ आ जाएंगी। आपको एक चीज और जो सबने समझनी है, जैसे ना भरत सर आर्ट एंड कल्चर के बारे में बोलते हैं। जब हम पुराने जमानों में तैयारी करते थे तो आर्ट एंड कल्चर एज सच कोई सेपरेट टॉपिक नहीं होता था कि यार 15 क्लास से आर्ट एंड कल्चर की भी लगानी है मेरे को। जस्ट बिकॉज किसी एक साल कोई सवाल आ गए ज्यादा, उसमें से भी ज्यादा सवालों में से भी मैक्सिमम वही आए जो पहले भी आते रहे हैं। उस साल से क्या हो गया, आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक ही बन गया नया, और मोटी मोटी किताबें भी लिखी जा रही हैं उसके ऊपर, और बच्चे 2-2 3-3 महीने लगा के पढ़ भी रहे हैं। वैसे ही क्या हो जाता है कि जस्ट बिकॉज किसी साल किसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है तो जो आपकी रेफरेंस बुक्स एग्जिस्ट करती हैं वो उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना के नया एडिशन प्रिंट कर देती हैं और किताबें इतने से मोटी होती जा रही हैं। अपने को लेकिन अपनी सैनिटी लूज नहीं करनी, अपने को उतना आता हो जितना सबको आता है, प्लस उससे थोड़ा ज्यादा आता हो ताकि हमारा प्रीलिम्स टपे, ठीक। मेंस आपका अंडरस्टैंडिंग से होगा। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कमिटीज के बहुत सारे चैप्टर्स बने हुए रेफरेंस बुक्स में, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। इसमें हम जितना आपको कराएंगे क्लास में उतना सफिशिएंट है। अगर उसके बाहर भी एक आधा कोई सवाल आता है तो आए, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, वो मेक और ब्रेक क्वेश्चन नहीं होगा। स्क्रूटनी ऑफ डिपार्टमेंटल कमिटीज, आपके पास में तकरीबन 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, 17 थी फिर 24 हो गई। अब वो सारों के पास में चला जाता है बजट की डिटेल्स की, उनके डिपार्टमेंट को कितने पैसे मिल रहे हैं, कितनी उनकी डिमांड थी, कितने उनको पैसे मिल रहे हैं, किस किस चीज के लिए मिल रहे हैं। एग्जामिन एंड डिस्कस इन डिटेल्स द डिमांड फॉर ग्रांट मेड इन द बजट, ठीक। अब इसमें क्या है ना, बेसिकली आप ऐसा समझो, सिर्फ समझने के लिए, मान लो हमारे पास में है कोई मिनिस्ट्री, लगा लो आप सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की हमने एक ना डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बना दी। इस कमेटी में हमने क्या किया, जरा सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। मान लो हमने 15 लोग ले लिए रूलिंग पार्टी के और 7 लोग ले लिए ऑपोजिशन पार्टी के। ये फिगर्स वेरी कर सकती हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब ये जो कमेटी है जिसमें ऑपोजिशन के भी बंदे बैठे हैं, रूलिंग पार्टी के भी बंदे बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने सोशल वेलफेयर के लिए बोल दिया कि मैं 5,000 करोड़ रुपए दे रहा हूं इस बजट में। ये 5,000 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए मांगे होंगे या इतने पे नेगोशिएशन हुई होगी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री से। अब सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री अलग चीज है, वो एक मिनिस्टर और उसका डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमिटी अलग चीज है। इसमें तो कुछ एमपीज बैठे होंगे जो रूलिंग पार्टी के भी होंगे और ऑपोजिशन के भी होंगे। ये बजट, ये वाली डिमांड जब ये इनके पास चली गई
इन्होंने उसको चेक करना है, इन्होंने बोलना है कि ऑफ कोर्स ऑपोजिशन वालों ने क्या बोलना है कि यार ये तो बहुत कम पैसे हैं, ये तो और होना चाहिए था, ये तो गलत जगह लगा दिए। रूलिंग वालों ने क्या बोलना है, तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो बड़ा अच्छा बजट आया है, मज़ा ही आ गया। ऐसे कमिटीज़ की डिस्कशन चलती है। हमारी कंट्रीज़ में कमिटीज़ के पास पावर नहीं है, वो बस इस तरह के पोस्टमार्टम्स ही कर सकती हैं। असेंशियली हमारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पोस्टमार्टम टाइप ही इनके पास में पावर है। तो क्या करते हैं, एग्जामिन एंड डिस्कस इन डिटेल्स द डिमांड फॉर ग्रांट मेड इन द बजट। ठीक, अब इसके बाद क्या हो रहा है, वोटिंग हो गई, सबने अपनी मिनिस्ट्रीज ने, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज ने देख लिया, जो बोलना था वो बोल भी दिया। हाँ, उसके आधार पे पार्लियामेंट में अब तू मैं हो सकती है ना कि भाई ऑपोजिशन वाले बोल सकते हैं हमने डिटेल में देख लिया, इसमें बहुत मुद्दे हैं, आओ हम तू मैं करें। ठीक, दैट थिंग नाउ टेक्स प्लेस जब वोटिंग हो रही है इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। लोकसभा टेक्स अ वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट और डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज। जैसे मैंने आपको बताया था, सारी मिनिस्ट्रीज की डिमांड वही जब अप्रूव हो जाती हैं तो वो ग्रांट बन जाती हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द डिमांड्स वो आपकी बजट बन जाता है, मतलब वो सारी डिमांड्स और वो कहाँ से वो पूरी की जाएंगी। अ डिमांड बिकम्स, ये स्टेटमेंट एज इट इज आ सकती है आपको, अ डिमांड बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट हैज बीन ड्यूली वोटेड। पास हो गई तो ग्रांट। ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली बाय लोकसभा। ठीक, अब यहां पे जब वोटिंग हो रही होती है तब ऑपोजिशन ला सकता है कट मोशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज एमपीज कैन डिस्कस इन डिटेल, और फिर आते हैं कट मोशंस। कट मोशंस में 3 टाइप के मोशंस कट मोशंस हमारे पास हैं। अब आप एक चीज दोबारा सुनो भाई ध्यान से, अगेन सेंस के लिए। मान लो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, वो एक बजट लेके आए जिसमें उन्होंने किसी ए पर्पस के लिए 5,000 रुपए देने हैं, और हमारे राहुल गांधी जी ऑपोजिशन वाले वो क्या बोलते हैं कि अरे 5,000 रुपये नहीं, मैं आज एक मोशन लेके आ रहा हूँ, प्रस्ताव लेके आ रहा हूँ, इसको 5,000 की जगह 3,000 देने चाहिए, और बोलते हैं वोटिंग करा लो। और वो वोटिंग करा के लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ जी 3,000 रुपये देने चाहिए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस, कि भाई इसके पास में इस हाउस में जहां पे वोटिंग हुई बहुमति है नहीं, इसके साथ में लोग ही नहीं खड़े, इसके साथ में खड़े हैं लोग। कट मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। कट मोशन सिर्फ किस चीज के लिए होते हैं, ऑपोजिशन अपनी बात रख सके। कट मोशन पास हो जाना इज प्रीटी मच लाइक बजट फेल हो जाना। आपका बजट ही फेल हो गया, लोकसभा में आपके पास बहुमति है नहीं, सरकार गिर जाएगी। ठीक बात, क्लियर, समझ रहे हो। इसमें ना एक और कुछ बच्चे जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं और जिनको बिल्कुल पॉलिटी का आइडिया नहीं है, मान लो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इतने मॉरल भावनाओं में नहीं बढ़ना कि कितने सारे ऐसे बंदे भी तो हो सकते हैं जो बीजेपी को राइट नाउ अगर हम बात करें, बीजेपी को अदरवाइज सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यहाँ गिर रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर उनको राइट होना चाहिए बोलने का। कोई राइट रूट नहीं है। ठीक है, आप अपनी पार्टी के साथ में हो या अपनी पार्टी के साथ नहीं हो, बात हो जाती है खत्म। यहाँ पे आगे एंटी डिफेक्शन में देखेंगे। ठीक, तो बंदे सारे यहाँ पे होते हैं, तभी तो आपको लिखवाया था वो कॉन्सेप्ट विप का। विप से पिटाई होगी अगर अपनी पार्टी के बियॉन्ड जाके दूसरी पार्टी को सपोर्ट की। चलो 1 मिनट, बहुत गर्मी हो रही है, पानी पी लो। तो 3 टाइप के कट मोशन जो हमें पता होने चाहिए। पहला है पॉलिसी कट मोशन, जैसे अंदाज अपना अपना में बोलता है ना वो कि पॉलिसी गलत है तुम्हारी। आमिर खान, तुमने बाप को उठा के बेटी से पैसे मांगे, तुम्हें बेटी को उठा के बाप से पैसे मांगने चाहिए थे। वो चीज है जब ऑपोजिशन ये बोलना चाहता है रूलिंग पार्टी को या ट्रेजरी बेंचेस को कि तुम्हारी पॉलिसी ही गलत है, तो वो क्या बोलेंगे, हम पॉलिसी कट मोशन लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है कि अगर मान लो चंद्रयान मिशन को रूलिंग पार्टी देना चाहती है 10,000 करोड़ रुपए, तो ये क्या बोलेंगे, ऑपोजिशन कितने रुपए ले लो, 1 रुपया। 1 रुपया देंगे हम इस चीज को। तो 1 रुपया देने का मतलब क्या है कि यार ऐसी चीज के लिए तो ना, जैसे फिल्मों में दिखाते कि 1 रुपया फेंक के मारा कि ये ले, ऐसी घटिया सी चीज के लिए तो मैं 1 रुपया देता हूँ, वो वाली चीज है। एक इसमें ना मेरे को किसी ने एक स्टोरी बताई थी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कि मदन मोहन मालवीय जी
अगेन फैक्चुअल एक्यूरेसी स्टोरी की गलत हो मतलब आई एम नॉट टू श्योर। मदन मोहन मालवीय जी हैदराबाद के निज़ाम के पास गए जब उन्होंने यूनिवर्सिटी बनारस वाली इस्टेब्लिश करनी थी कि भाई चंदा दे मुझे, ठीक, सब लोग पैसे दे रहे हैं और मेरे को यूनिवर्सिटी सेट करनी है। तो हैदराबाद के निज़ाम ने उनके ऊपर चप्पल उठा के मारी, तो उन्होंने क्या किया, वो चप्पल ले गए और ऑक्शन पे लगा दी निज़ाम की चप्पल। तो फिर निज़ाम की मदर जाके बहुत सारे पैसे देके वो चप्पल वापस लेके आई, समथिंग लाइक दिस। तो जिसने अपनी पॉलिसी पास करानी है उसने 1 रुपये से भी करवा लेनी है। कमिंग बैक टू दिस, भाव आपको समझ आ गया। रिड्यूस्ड 2 रुपीज 1 है कि 1 रुपया ले लो भाई ऐसी घटिया पॉलिसी के लिए, पॉलिसी गलत है तुम्हारी। ऑपोजिशन आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है। ऐसी चीज कहां पे हो सकती है, जैसे लेट्स टेक कोई चीज है जिसपे आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है, बिल्कुल बीजेपी या पार्टी 1 और पार्टी 2 की, यार इसको तो हम मतलब बिल्कुल आइडियोलॉजिकली एग्री नहीं करते, कोई ऐसी चीज, कोई खास फर्क है नहीं दो पार्टीज में कोई, चलो खैर एनीवेज, मान लो यही लगा लो कि इन्होंने ये एमिनेंट यूनिवर्सिटीज जो क्रिएट की हैं अभी, जिसमें बताया गया कि जो मुकेश अंबानी की यूनिवर्सिटी आएगी एमिनेंट, वो ऑलरेडी ही मतलब एमिनेंट है, मान लो उसके लिए पैसे निकालने हैं कुछ ऐसे, और ये बोले हम आइडियोलॉजिकली एग्री नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इकोनोमाइज करना किसी चीज को, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना कि बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ये चीज चीप है, बोलते नहीं नहीं इकोनॉमिक है, मतलब सस्ती है, अफोर्डेबल करना किसी चीज को। जब कोई भी सरकार बजट, फाइनेंस मिनिस्टर किसी चीज को पैसे दे रहा है और ऑपोजिशन ये बोलना चाहता है कि भाई तुम पैसे दो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा इकोनॉमाइज कर दो, आपको 100 जगह और पैसे लगाने हैं, तो वो जो मोशन लेके आते हैं वो लेके आते हैं इकोनॉमी कट। इसमें क्या करते हैं, अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। जैसे कि अगेन कोई भी एक प्रोजेक्ट, मान लो MSME की मिनिस्ट्री को ऐसा बोल रहे हैं कि हम कोई स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए हम इनको 30,000 करोड़ रुपए का एक, मतलब ज़्यादा हो गया चलो ठीक है, कुछ भी लगा लो आप, 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस साल से हम शुरू कर रहे हैं, पहली बार 2,000 करोड़ दे रहे हैं। तो कांग्रेस ये लेके आ सकती है कि यार विषय तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन इस साल और भी बहुत जगह पैसे खर्च होने हैं, तो 2,000 करोड़ की जगह आप इसको 1,200 करोड़ कर दो। अब एक स्पेसिफिक अमाउंट से 800 करोड़ के अमाउंट से इन्होंने कम कर दिया इस चीज को। दिस थिंग इज कॉल्ड इकोनॉमी कट। वहां पे क्या किया था पॉलिसी कट में कि 1 रुपया ले लो ऐसी चीज के लिए, ठीक है, हम कुछ नहीं दे रहे। तीसरा आता है टोकन कट मोशन। टोकन कट, ये सरकार को ये दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारी जो प्रायोरिटीज हैं वो गलत जगह पे हैं, तुम्हारा ध्यान और जगह पे होना चाहिए। ओनली अ सिंबॉलिक कट टू डिस्क्रेडिट द गवर्नमेंट। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ₹100 बाय 100। तो अगर किसी ने मांगे, किसी मिनिस्ट्री ने 5,000 करोड़ रुपए, तो आप उनको दोगे 5,000 करोड़ माइनस 100 रुपीज, ऐसा ऑपोजिशन बोल रहा है। तो इससे आप क्या समझे इस सबसे कि ये कट मोशंस क्या है, ऑपोजिशन के पास एक जरिया है अपना ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव तरीके से रखने का। बट क्या कोई कट मोशन पास होगा? बिल्कुल नहीं। अगर कट मोशन ही पास हो गया फिर बजट नहीं पास होगा। तो आपको ये सब समझना है बहुत जरूरी कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, बट इनकी सिग्निफिकेंस है ये बताना ऑपोजिशन के, ऑपोजिशन इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे, स्पेंडिंग पे कहां खड़ी होती है। इफ डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन ऑल इंडिविजुअल ग्रांट्स इज नॉट कंप्लीट, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे सारी की सारी ग्रांट्स पे डिस्कशन होगी सभी मिनिस्ट्रीज की। अगर कंप्लीट ना हुई और टाइम पूरा हो गया तो जैसे हमने किया आज आपका टेक्निकली स्पीकिंग आपकी खत्म हो जाना चाहिए, पर मैंने अब आपको ये नहीं बोला कि लो जी गुलेटिन कर दी पॉलिटी और कल से इकोनॉमी स्टार्ट है। पॉलिटी अपनी जगह चलती रहेगी, इकोनॉमी अपनी जगह शुरू हो जाएगी, पॉलिटी अपनी जगह चलती रहेगी। बट बजट में ऐसा नहीं है। अगर टाइम पूरा हो गया और डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होएगा, बस अब वोटिंग कराओ सीधा फाइनल, वोटिंग पास हो ही जाती है। इसी चीज़ पे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इतने बड़े बड़े बजट जो हैं वो बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं। तो अगर डिस्कशन नहीं भी पूरी हुई तो ऑन द लास्ट डे द स्पीकर पुट्स ऑल
द रिमेनिंग डिमांड्स टू वोट एंड डिस्पोज देम ऑफ। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? गुइलोटिन। कल केसर सिंह जी ने बताया था कि ये फ्रेंच वर्ड है जिसका एक तरह का औजार होता है जिससे गला वगैरह काटा जा सकता है, गुइलोटिन। अब नेक्स्ट वर्ड जो आपके काम का है वो क्या है? बजट में वोटिंग भी हो गई, प्रेजेंट हो गया, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद आएगा अप्रोप्रिएशन बिल। इस पे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं, हिंदी मीडियम वाले, उनके पास अगर हिंदी मीडियम की किताब हो तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ब्ला ब्ला ब्ला, डा 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 डा। क्या है भाई ये? सुनो, सिंपल भाषा में अगर अपने को समझना है, मेरे पास एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसमें मान लो मिनिस्ट्री ऑफ, यही लगा लो आप दोबारा जो अभी हमने ली थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही लगा लो। इस मिनिस्ट्री को 500 करोड़ रुपए चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए जाएंगे। यहां पे इस मिनिस्ट्री को 500 करोड़ रुपए जो हैं ये भी फर्दर बाइफरकेटेड होंगे कि 20 करोड़ रुपए इधर चाहिए इस डिपार्टमेंट में, 30 करोड़ रुपए इस डिपार्टमेंट में चाहिए, एंड देन सो ऑन। तो ताकि हर एक पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकला है उसका डेस्टिनेशन डिसाइडेड हो, डेस्टिनेशन की ये पैसे किस चीज के निकले हैं। इसलिए जो भी बजट का कोई भी ग्रांट पास होती है साथ में उसके अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि कहाँ पे इस पैसे को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने एग्रीकल्चर, सिर्फ समझाने के लिए आगे नहीं है, बेसिक सिंप्लीफाई करने के लिए, मान लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है कोई और उसके पास में 1000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 1000 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ लग सकते हैं? किसानों को उनका वो माफ किया जा सकता है, लोन माफ किया जा सकता है कि यार लो हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम आगे वापस बैंक्स को कर दो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के लिए उनको दिया जा सकता है, सीड्स के लिए दिया जा सकता है, 50 तरीके हैं। इंश्योरेंस की जा सकती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू किसानों की, एंड एंडलेसली ऐसी वाली चीजें हैं। तो ये जो पैसे आए इसका डेस्टिनेशन क्या है ये बिल में लिखा होना चाहिए, बहुत जरूरी, तभी पैसे रिलीज होंगे। ये जो डेस्टिनेशन डिसाइड करने वाला बिल है ये है अप्रोप्रिएशन बिल। तो इससे आज आपको एक चीज समझ आ गई कि जब भी कोई भी पैसा निकाला जाएगा हमारे अकाउंट से, पब्लिक अकाउंट से, तो उसके साथ में क्या रहेगा? अप्रोप्रिएशन बिल हमेशा रहेगा जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाएंगे। रीजन क्या है? पता होना चाहिए प्रिसाइसली कि ये पैसे लगे कहाँ। अब आप ये समझो कि सरकारी महकमों के, सरकारी लैंग्वेज में बोला जाए, मैंने 1 रुपया नहीं खाया, अपने घर में 1 रुपया नहीं लेके गया, पैसे मेरे पास आए थे लेट्स से हाई यील्डिंग सीड किसानों को देने के लिए, और मैंने पैसे दे दिए किसानों को ही दे दिए, ठीक, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए। ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है इन अ वे। इस चीज के पैसे नहीं थे, उस चीज के पैसे थे। डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए। उसके लिए जो आया सिस्टम उसको हम बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा? अप्रोप्रिएशन बिल पास होंगे जहां पे क्या बताया जाएगा? ऑल मनी जो है ग्रांट जो वोटेड हुई है लोकसभा में या एक्सपेंडिचर जो चार्ज अपॉन है, तो चाहे वोटिंग वाला चाहे नॉन वोटिंग वाला, वो पैसा कहां जा रहा है। नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू द अप्रोप्रिएशन बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट विल हैव अफेक्ट ऑन द अमाउंट। मतलब क्या है? आप 2 चीजें नहीं अब चेंज कर सकते अप्रोप्रिएशन बिल में। पहला तो बिल पैसे कितने जाएंगे वो क्वांटम हैज बीन डिसाइडेड ऑलरेडी, एक तो ये नहीं अब आप चेंज कर सकते। दूसरा, अप्रोप्रिएशन बिल में क्या है? डेस्टिनेशन ऑलरेडी है कि कहाँ जाएंगे, ये नहीं चेंज कर सकते आप, बस ये बिल पास करना है। तो क्या होता है, इसके एक सिंपल फॉर्मेट्स बने होते हैं इन बिल्स के, बस ये साथ साथ में पास हो जाते हैं, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। द पैसेज ऑफ अप्रोप्रिएशन एक्ट, जब ये बिल पास होकर एक्ट बन जाता है, ऑथराइजेज और लीगलाइजेज द पेमेंट, ठीक है, एक लीगल तरीका है। समझ आ गया आपको बेसिक सी चीज क्या हुई। एंड बस फिर लास्ट क्या है, यहां से पैसे निकल गए, आपके पास में पैसे आ गए,
तो मिनिस्ट्रीज ने मांगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में उनकी मांगों को पेश किया, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज ने उन मांगों को चेक किया, फिर उस पर डिस्कशन हुई, वोटिंग हुई, पैसे चले गए, अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ था। इसलिए जिसने जो पैसे मांगे थे उसमें से जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किए उनको मिल गए, बजट पास। अब इसके बाद आते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। हमारे पास में कुछ और ग्रांट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको प्रीलिम्स में टेस्ट होती हैं। तो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। हाँ जी, तो अब हमने देख लिया कि बजट कैसे पास होता है, लेकिन बजट के अलावा हमारे पास कुछ ग्रांट्स हैं जो अपने को पता होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले तो ये सुनो, वोट ऑन अकाउंट, ये अब डिस्पेंस्ड ऑफ ही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता था, आप हल्का सा बजट पास होने का सिस्टम चेक करो अगर, तो यार सिंपल सा हमारा बजट पहले आया, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, पहले ना बजट आता था फेब के आखिरी दिन, मान लो 28 फेब को बजट आया, फिर प्रेजेंट किया आज, फिर स्टैंडिंग कमिटीज के पास गया, डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास गया, फिर वोटिंग हुई, फिर डिस्कशन हुई। इतने में हम देखते थे कि आपका अप्रैल और मई ये वाला टाइम ना निकल ही जाता था, और मई में जाके कभी आपका बजट पास हो रहा है, ठीक है। मार्च अप्रैल में ऐसे 2-2.5 महीने लग गए। अब जो बजट होता है ये किसके लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां शुरू होता है, 1 अप्रैल से, हमारी कंट्रीज में 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो ये बजट में जो पैसे लगने थे ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पैसे थे, लेकिन बजट की डिस्कशन करते हुए ही अप्रैल और मई निकल गया। तो अब क्या करें, इसके लिए ना फिर अरुण जेटली जी एक 2 चीज रिफॉर्म्स लेके आए थे। व्हाट वाज दैट रिफॉर्म, पहला तो ये कि जो अब बजट है इसकी डिस्कशन की डेट आगे कर दे, 1 फेब को हो जाता है अब इंस्टेड ऑफ लास्ट फेब। और दूसरी चीज क्या है, कहते हैं कि इससे ना वोट ऑन अकाउंट को नहीं हमें रिजॉर्ट करना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं कि ये ना फेब और मार्च में ही बजट पास करते हैं ताकि अप्रैल से सीधा लोगों को पैसे मिल जाए। पर अदरवाइज वोट ऑन अकाउंट क्या है, होता क्या ये समझो आप। मान लो कोई भी मिनिस्ट्री है जिसने 12 करोड़ रुपए मांगे पूरे साल के, तो हम अगर लीनियर तरीके से देखें तो उसने क्या बोला, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के 1 करोड़, फिर 1 मई से 31 मई तक के 1 करोड़। इस तरह से हम उनको 12 करोड़ को 12 महीनों में 1-1 करोड़ करके मान सकते हैं। तो जितनी देर बजट पास हो रहा है, इंडिया तो चलाना ही है, मिनिस्ट्री तो चलानी ही है, तो हम क्या करते हैं 2 महीने के 2 मंथ्स के इक्विवेलेंट डिमांड जो भी है, या फिर 1/6, वो भी एक ही बात बनती है, 12 महीने है तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1/6 ही बनता है। तो 1/6 ऑफ द डिमांड या फिर 2 मंथ्स की डिमांड एक ही बात बनती है, उसको ना हम पहले ही दे देते हैं, अभी वोट हो भी नहीं रही होती, क्योंकि सिस्टम सारा चलता रहे, ये नहीं है कि पूरी कंट्री रुकी हुई है कि जब बजट पास होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी मिनिस्ट्री ने 12 करोड़ रुपए मांगे हैं तो वाइल द बजट हैज बीन टेकिंग, वोटिंग हैज बीन टेकिंग प्लेस, हम उसको 2 करोड़ रुपए तो दे ही देते हैं। इतने में उनके 2 महीने चलते हैं, इतने में बजट पास हो जाता है। अब जब उनके 12 करोड़ रुपए अप्रूव हो जाएंगे तो उनको 10 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे, उनके 12 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, वोट ऑन अकाउंट। खाता चल रहा है उनका, उस खाते पे जैसे हम बोलते हैं कैंटीन का अपना चलता होता है हमेशा परपेचुअली, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर स्टूडेंट कैंटीन का उधार वाला होता है, जैसे वो चीज होगी यहाँ पे, ठीक है। जनरली फॉर 2 मंथ्स और 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ और ग्रांट्स छोटे छोटे। इसमें सबसे पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक चीज होती थी, हम अभी क्वेश्चन पेपर ही पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं अरे क्या है जिंदगी, मतलब खराब है एकदम। इतने में एक बच्चा खड़ा होकर सप्लीमेंट्री शीट मांगता था और आपको लगता था कि मुझे सिर्फ एक गोली चाहिए आज इसको मारने के लिए। क्यों, उसने 16 शीट्स भर दी, उसको और पेपर चाहिए, मतलब उसके पास जो एग्जिस्टिंग पेपर थे वो खत्म हो गए। सिमिलरली सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो एग्जिस्टिंग ग्रांट है, जो आपने पैसे दिए हमें, ये खत्म हो गए और पैसे चाहिए। इसके लिए अब दोबारा बजट तो नहीं बैठ सकता, इस चीज के लिए जो ग्रांट्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, किसी भी कारण के लिए, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री का वही मतलब है कि
अभी के लिए जो आपने पैसे दिए थे वो खत्म हो गए, हमें और पैसे चाहिए। दूसरी आती है एडिशनल ग्रांट। इसको ना आप ऐसे समझो थोड़ा सा, मान लो चंडीगढ़ की कोई कंपनी है बिल्डर्स की, और ये अहमदाबाद में बिल्डिंग्स बना रही है। एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो बिल्डिंग बनाते हुए जो पैसे इन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे दे रखे थे कि चलो भी जाओ वहां पे कंस्ट्रक्शन करो, कम पड़ गए, तो जो पैसे अब ये इधर देंगे वो हो गई सप्लीमेंट्री ग्रांट। फिर आती है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट में क्या है, जब कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर आ जाता है अबाउट सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट। इसी में क्या हुआ, बिल्डिंग बना रहे थे और इन्होंने बोला कि सर इन्होंने बोला है कि एक बिल्डिंग और बना दो, सिर्फ समझाने के लिए, तो एक एडिशनल काम आ गया आपके पास में, इसके लिए जो फंड्स दिए जाएंगे, अगर इसी के लिए पैसे कम हो गए तो सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल काम के लिए जो पैसे हैं वो हो गए एडिशनल ग्रांट। चलो जी, ये भी बिल्डिंग बन जाएगी। एक आता है एक्सेस ग्रांट, ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट। सप्लीमेंट्री और एक्सेस में क्या फर्क है, सप्लीमेंट्री में आपके पैसे खत्म हो गए, आपको और पैसे चाहिए, आप मांग रहे हो। एक्सेस में क्या है, आपके पैसे खत्म हो गए, आप लेकिन काम नहीं रोक रहे हो कि यार पार्लियामेंट के पास पहुंचो जल्दी, मान लो कोई भी फ्लड आ गया, आपको पैसे चाहिए थे, तो आप ये नहीं बोलोगे ना पार्लियामेंट के पास चलो, आपने पैसे लगा दिए, मनी हैज बीन स्पेंट। अब अगर उसके लिए आपको दोबारा लेकिन पैसे तो रिफिल करने हैं, वो वाले पैसे जो हैं वो आते हैं एक्सेस ग्रांट में। अब इसमें दो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेंगे। पहली बात तो ये कि अगर पैसे थे ही नहीं आपके पास पार्लियामेंट में, तो फिर पैसे लगे कैसे? तो उसका जवाब ये है कि पैसे कहीं दूसरे हेड से इधर लग गए, लगा दिए। अब फिर आप बोलोगे कि सर ये तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गया, जो आप अभी बता के हटे थे कि ये तो अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ ना। ये क्या होता है कि इसकी अप्रूवल है पार्लियामेंट से, पहली चीज तो। दूसरी चीज, कुछ ऐसे हेड्स बने हुए हैं जिनके पास, उन हेड्स में आपके पास में स्पेस होती है कि हम इसको यहां वहां यूज कर सकते हैं पैसों को, तो उसको यूज कर लिया, बट वो पैसे वापस आपको लगाने तो है ही, तो एक्सेस ग्रांट हो गई। ठीक है, चले आगे। एक्सेस, सप्लीमेंट्री, एडिशनल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वोट ऑफ क्रेडिट। अब जैसे मान लो फेब में हमारा वो बैठा बजट सेशन बैठा हुआ है, मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो उस समय पता तो है ही है कि कोरोना यार एक मुसीबत आ रही है, ये भी पता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए, ये नहीं पता कि कितनी देर तक चलेगा, ये 2 महीने के 8 महीने। तो अब जो उसको ग्रांट मिली, वो ग्रांट जब हम किसी भी मिनिस्ट्री को देते हैं किस काम के लिए, जो इनडेफिनिट नेचर का काम है, पता ही नहीं कितने पैसे लगेंगे। अगर हम यहाँ की तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ सर्विस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वोट ऑफ क्रेडिट। इसको हम इन अ वे क्या बोलते हैं, ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा, की लो यार जो भी लगेगा अब लगा लेना। ठीक है, वर्ड ब्लैंक चेक अब जहां पे देखोगे वोट ऑफ क्रेडिट करोगे आप। 2 months या 1/6 देखोगे वोट ऑन अकाउंट करोगे। एक्सेस डिमांड के लिए वो चाहिए, मनी हैज बीन स्पेंट देखोगे तो आप उसको एक्सेस करोगे। इनसफिशिएंट वर्ड देखोगे सप्लीमेंट्री करोगे। एडिशनल वर्ड देखोगे तो एडिशनल ग्रांट करोगे। इस तरह से आपका एमसीक्यू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब लास्ट इसमें जो हमारे काम का है, ऐसे मैं लिस्ट आपको इनफाइनाइट दे सकता हूं। काम का जो हमारा लास्ट है वो है एक्सेप्शनल ग्रांट। ये कौन सी है, कोई ऐसी ग्रांट जो इनमें किसी भी केसेस में फॉल नहीं कर रही। जैसे कल एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर कोई ऐसा मिनिस्टर बताओ जो कैबिनेट मिनिस्टर भी ना हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी ना हो, डेप्यूटी मिनिस्टर भी ना हो, और क्या बोल रहे थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी ना हो, और कहते पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी ना हो। कोई ऐसा मिनिस्टर बताओ। आपके नॉर्मल मिनिस्टर कोई भी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स आपने बना दिया और बोल दिया कि इसको हम कैबिनेट रैंक भी नहीं दे रहे और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं है। ठीक, तो ऐसे, लेकिन ये थोड़ी आपको कभी सवाल आ जाएगा कि भाई कोई ऐसा मिनिस्टर ढूंढ के दिखा। बट चलो, पॉइंट इज दिस कि कोई भी ऐसी ग्रांट जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं फॉल कर रही, वो आ रही है आपकी एक्सेप्शनल ग्रांट में। अब लो जी, अब वो क्या नाम था सर का, बार बार पूछ रहे थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो लो भाई, आगे आपके नेक्स्ट आता है मेन फंड्स। ये इस पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा आपको, क्योंकि है ही बहुत सिंपल है ये। इस पे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी कस्टडी के ऊपर, फंड्स की नेचर और फंड की कस्टडी के ऊपर।
मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बोला था कि एक मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के मेरी सैलरी वहाँ आती है, सारी सैलरी मान लो मेरी बैंक अकाउंट में आती है, वहाँ से कुछ पैसे निकाल के मैंने अपने घर पे रख दिए कि कभी एकदम से खुदा ना खास्ता सुबह शाम को ज़रूरत पड़ जाए। अब वो दूसरा उसका मेरे को एक्सेस कन्वीनियंटली है। तीसरा, मेरे वॉलेट में पैसे पड़े हैं जो इमीडिएट एक्सेस में है। ठीक, सिमिलरली हमारे पास 3 फंड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267। द फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये वो फंड है, CFI, ये वो फंड है जिसमें तकरीबन हिंदुस्तान की सारी रिसीट्स यहाँ जाती हैं। जितने भी हिंदुस्तान के पास पैसे आए, वर्ल्ड बैंक से पैसे आए इधर आ गए, IMF से पैसे लिए इधर आ गए, किसी भूटान में कोई प्रोजेक्ट लगाया था वो हमें इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, पैसे इधर आ गए। ठीक, जितने भी भारत सरकार के पास मेन रिसीट्स आ रही हैं वो इधर आ रही हैं और यहीं से फिर पैसे बाकी फंड्स में जाते हैं। ऑल रिसीट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। ये हो गई हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें आप बस ये चीज याद रखना कि इसके जो कस्टडी है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। इस बात का क्या मतलब बना कि जब भी इस फंड में से पैसे निकालने हैं तो कैसे निकालने पड़ेंगे? एक्ट आएगा, सिंपल सा एक बिल आएगा, बिल को हम पार्लियामेंट में पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, सरकार पार्लियामेंट में बिल लाएगी, वो बिल पास होगा और आप पैसे निकाल सकते हो, पैसे डाल सकते हो। इसकी कस्टडी को आपने हटाना है, कोई फंड इसके अंदर से डालना है, कोई फंड इसके अंदर से निकालना है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ेगा। ठीक, अब ना ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल परसों किसी बच्चे ने पूछा था कि दिल्ली में ऑड इवन हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़। भाई आप एक बात समझो, प्राइम मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट किसी ने भी कोई भी काम करना है, हर काम के लिए उनको बिल लाने की जरूरत थोड़ी है। जब कोई नया लॉ बनाना है तो वो बिल लेके आएंगे। कितनी सारी चीजें तो ऐसी हैं जो सिंपल उनके अनाउंसमेंट से भी हो सकती हैं, DC के ऑर्डर से हर चीजें होती हैं आपके उसमें। सबके पास बियॉन्ड एक्ट भी तो पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ऑर्डर निकाल दिए, बस लेटर निकाली CM साहब ने, नीचे साइन कर दिए कि चलो जी आज से ये चीज हो रही है। हर चीज के लिए बिल एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट शायद नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, शायद नेपोलियन ये बोलता था कि किसी भी कंट्री के लॉ बुक कितनी होनी चाहिए? छोटी सी किताब होनी चाहिए जो हर बंदे की पॉकेट में आ जाए, ताकि हर बंदे को पता हो यार मेरी कंट्री के ये 10 लॉ हैं, इनको फॉलो करना है। उससे क्या रहेगा, बाकी बंदों के पास में भी फ्रीडम रहेगी और लोगों को लॉ फॉलो करना भी इजी रहेगा और उससे एक अच्छा समाज बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए आपको लॉ लेके आना है। यहाँ पे ये इस चीज़ की सिग्निफिकेंस आपने समझनी है कि इधर पार्लियामेंट के पास कस्टडी है, लॉ आएगा। दूसरा आता है हमारे पास पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ऑल अदर पब्लिक मनी, हर वो पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है और उससे जा रहा है, उसके अलावा सरकारी पैसा जो है वो कहां से जाएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। पाई एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, लोगों ने अपनी जमानत के पैसे भरने हैं, वो सारे पैसे, फिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? मान लो PAI में जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, आपने पैसे जमा कराए सारे के सारे, वो सारे कहाँ जा रहे हैं? शायद से मेरे हिसाब से जो आप UPSC के लिए भी अपना फॉर्म फिल करते होंगे वो पैसे शायद वहाँ जाते होंगे। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। मतलब बस प्रधानमंत्री ने साइन कर देने, पार्लियामेंट तक जाने की जरूरत ही नहीं। 6 महीने वेट कौन करेगा? सेशन बैठेगा, नॉर्मल जो भी मिनिस्टर है मतलब उन्होंने साइन कर देने। ये एग्जीक्यूटिव के पास है इसकी अथॉरिटी, कस्टडी उसकी किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास। लास्ट आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये कौन सा है? प्रेसिडेंट के पास रहता है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी उनके बिहाफ पे अपने पास रखते हैं, मतलब उनके बिहाफ पे। ये क्या है, एकदम से जरूरत पड़ गई, कंटिजेंसी की जरूरत पड़ गई, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कोई भी एकदम से वो हो गया,
खर्चा आ गया उसके लिए ये पे कर सकते हैं। उसके बाद ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स हैं। ऐसे फंड्स की तो कोई एंडिंग ही नहीं है। अब ऐसे तो आपका प्रधानमंत्री नेशनल वो रिलीफ फंड भी होता है जो जॉइंट सेक्रेटरी के पास होता है, आई थिंक पीएम ऑफिस के। सिमिलरली अभी वो पीएम केयर्स फंड आया है। इस तरह से बहुत सारे फंड्स हैं हमारे पास, वो हम सारे करंट अफेयर्स में करेंगे। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बस पता हो कि ये हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फंड समझ आ गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। इस पे भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन आपको आ सकता है प्रीलिम्स में, तो जल्दी से देख लेते हैं। मेंस में इसके ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, आया भी हुआ है, वो हम आपको बाद में कराएंगे। तो वो क्या है, आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है कि कोई भी बंदा पार्लियामेंट में, कहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो बोल दिया, ये नहीं है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी बोल रहा है, उसके पीछे 1 लाख लोग बोल रहे हैं, तो किस किस पे केस करोगे आप, ठीक है। तो 2 हाउसेस जो हमारे हैं, दोनों हाउसेस, उन हाउसेस के हिसाब से बनी हुई कमिटीज, उन हाउसेस में हर वो बंदा जिसको बोलने का अधिकार है, उन सबको जो जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, प्रिविलेजेस समझते हैं आप, पंजाबी मीडियम के लिए कोई लिख दो, प्रिविलेजेस का मतलब स्पेशल स्टेटस टाइप लगा लो। तो वो वाला जो आपको पार्लियामेंट में जो वो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किस किस के पास में प्रिविलेजेस हैं। तो फर्स्ट राइट डाउन क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट नोट डाउन दैट एजी या यूनियन मिनिस्टर, वो भी तो अलाउड होते हैं दोनों हाउसेस में उनको बोलना, तो उनके पास में भी प्रिविलेज है। ये कोई मुझसे कल पूछ ही रहा था कि किस किस के पास प्रिविलेज है, तो ये हियर वी गो। तो दोज हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी ऑफ इट्स कमिटी, दे हैव द प्रिविलेज। सेकंड बस आपको ये याद रखना है कि these privileges do not extend to the president, उनको जरूरत भी है नहीं, उनके पास और बहुत privileges हैं। Who is also an integral part of the parliament otherwise, इसकी जरूरत क्या है, अपने को स्पेशल privileges देने क्यों है, कुछ स्पेशल राइट या इम्यूनिटीज या एग्जेम्पशंस दोनों हाउस के मेंबर्स को देनी क्यों है, ताकि सारे पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल धड़ल्ले से, बिल्कुल इफेक्टिव, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल तरीके से पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में काम कर सकें। इसमें ना हम देखेंगे आगे जाके कि जो प्रिविलेजेस हैं उनको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। उनमें से एक है इंडिविजुअल प्रिविलेज, जैसे कि सेशन चल रहा है कोई, तो सेशन अगर कोई चल रहा है तो उसमें अगर किसी, मैं क्या करूं, मेरी सरकार है, मैं तो अपोजिशन के बंदों को अरेस्ट ही करवा दूं और जो भी बिल आए बस मैं पास करवा दूं, तो नो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे हुए हैं इस तरह में प्रिविलेजेस में, ताकि अच्छे से काम चलना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लो। पहला है क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में, एक हो गई कलेक्टिव प्रिविलेज और दूसरी होती है इंडिविजुअल प्रिविलेज या मेंबर्स की इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है, हाउस डिसाइड कर सकता है राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। हालांकि प्रेस के पास में भी कुछ राइट्स हैं जो 44th अमेंडमेंट ने उनको दिए थे। वो क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को प्रायर परमिशन के बिना वो पब्लिश कर सकते हैं प्रेस, बट अदरवाइज एक पूरे हाउस के पास में ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि उनकी प्रोसीडिंग्स किस तरह से बाहर वाली दुनिया को दिखाई जाएंगी, पहली चीज। दूसरा, कलेक्टिव प्रिविलेज है हाउस की, मान लो उन्होंने कोई स्पेशल मैटर है इंडिया चाइना से रिलेटेड, उन्होंने कोई सीक्रेट मीटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग्स एंड होल्ड सीक्रेट सिटिंग्स टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैटर्स। अपने रूल्स कि ये हाउस कैसे चलेगा, कौन से इसके क्या प्रोसीजर रहेंगे, वो भी उनके पास प्रिविलेज है, एक कलेक्टिव प्रिविलेज पूरे हाउस की, दैट इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड टू डिसाइड हाउ टू टैकल दी मैटर्स। सेकंड हमारे पास में जो इसमें आता है, उसके बाद और थोड़ी सी हैं जो आप ना नोट कर सकते हो। छोटा सा बस आपको ये आइडिया पता हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कैसे एक्ट कर रहा है, वो क्या बात बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उस किसी को मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग किसी के बारे में उन्होंने डिफेमेटरी अगर वो भी बोल दिया, बात भी बोल दी, तो उसको भी ना मतलब ऐसा तो बोल देते हैं कि यार शुड नॉट बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, ऐसा बोल देते हैं, पर कोर्ट्स में इंक्वायर नहीं होता यूजुअली, ठीक है। नो पर्सन
या courts are prohibited to inquire into proceedings of a house and its committees. It can institute, मतलब सारे अपने प्रोसेस वही बना सकते हैं, इसमें अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। दूसरा है हमारे पास इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ये क्या है? दैट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन, जब सेशन चल रहा है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में उसके, उनको आप किसी भी सिविल मैटर में अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ? आपके पास में एक फ्रीडम रही सेशन को अटेंड करने की। बट ये वाली प्रिविलेज, जैसे मैंने बोला, सिविल केस में है, क्रिमिनल केस में या प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं है। ये बस इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि दे हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। ठीक है, तो वही, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अपने विवेक से वो सोच समझ के बोलते हैं, बात अलग है, पर अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ सोर्स क्या है इस चीज का? तो प्रिविलेजेस का सोर्स है, 2 सोर्स मेन हम मानते हैं। पहला तो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ये बहुत बड़ा सोर्स है, और दूसरा बहुत सारे जो लॉज बने हुए हैं वो भी सारे के सारे, जैसे कि रूल्स बने हुए हैं बहुत सारे दोनों हाउसेस के लिए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुई हैं बहुत सारी। इन सब से अपने को क्या पता लगता है कि पार्लियामेंटेरियंस के पास यहाँ से प्रिविलेजेस आई हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि जी इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में ऐसा बोला या ऐसा किया, तो जुडिशरी ने बोला भाई ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने अपने लॉज बना रखे हैं। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आ जाती हैं। चलो आज के लिए बस करते हैं। नाउ आई विल सी यू टुमारो फॉर द टेस्ट एंड देन आई विल मीट यू ऑन मंडे। ठीक है, हैव अ नाइस वीकेंड।